हेलो दोस्तों, जय महादेव एकेडमी के लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है आप सबका। तो आइए आज के सेशन में हम 11th केमिस्ट्री की ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल यानी कि पिछली वीडियो में जहां तक चला था, है ना, उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके आगे क्या अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हमारा है ऑक्सीकरण अपचयन, अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, यानी दोनों साथ साथ। इसके पीछे पढ़ा गया था ऑक्सीकरण अलग से और अपचयन अपक्रिया अलग से पढ़ी गई थी। अगला आपका टॉपिक होगा, अगला आपका जो लेक्चर होगा, इसमें जो डिस्कस किया जाएगा इस सेशन में, जो भी हम बताएंगे आप लोगों को, वो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया यानी कि रेडॉक्स अपक्रियाएं, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। आज जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करिए और बताइए कि 11th की केमिस्ट्री यानी कक्षा 11 की केमिस्ट्री सेकेंड टॉपिक से जो पहला चैप्टर हमारा है रेडॉक्स अपक्रियाएं, उसमें से आज के लेक्चर में रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में ही डिस्कस किया जाएगा, है ना। जो कि पीछे जितनी भी चीज़ें थी, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीकारक अभिकारक, है ना, ऑक्सीकारक अपचायक, और उसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, अलग अलग से सबके बारे में डिस्कस किया गया। जो छोटे छोटे पॉइंट थे वो विस्तार से पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स अपक्रिया, यानी कि जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ और पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए भैया। क्या डालना है? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, या कह सकते हो रेडॉक्स अपक्रियाएं, है ना। मेन हेडिंग क्या डालना है आपको? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, साथ ही साथ अपचयन, ब्रैकेट में लिखेंगे रेडॉक्स, क्योंकि इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अपक्रियाएं, है ना। अपक्रियाएं क्या होगी भैया? अपक्रियाएं, रेडॉक्स अपक्रियाएं। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, क्या होगा भैया? रिएक्शन। इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसके बारे में डिस्कस करें तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। सीधा सीधा कहने का मतलब कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हों, है ना। यानी ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ एक समय पे होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं या रेडॉक्स अपक्रियाएं के नाम से जाना जाता है। फिर से मैं कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, मैं उसको लिख भी दूंगा। कहने का मतलब है कि ऐसी अपक्रिया हो, कोई एक अपक्रिया हो, उस अपक्रिया में आपका साथ साथ देखना है कि एक कंपाउंड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे कंपाउंड का क्या हो रहा है भैया? रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब उसी रिएक्शन में एक ही समय पर एक अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया दोनों हो रही है ना। तो उस पूरी अपक्रिया को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, या कह सकते हो रेडॉक्स अपक्रिया। उस हेडिंग के नाम से ही उसका अर्थ निकल रहा है। तो मैं थ्योरी लिख करके बता दूं, क्योंकि अभी आप लोग क्या है, 11th है, शुरुआत हो रहा है आपका बेसिक इंटर की जो पहली क्लास हो रही है, समझिए, है ना। अभी बोर्ड आपको अगले साल देना, लेकिन आप अच्छे से विस्तार से जब समझेंगे तब, इसलिए मैं विस्तार से बताना चाहता हूं, इसलिए थ्योरी लिख करके बताएंगे, है ना। तो यहां से लिखेंगे ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें भैया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं, अपक्रिया, है ना, दोनों साथ साथ और, दिख रहा है ना वहां तक? हाँ, दोनों साथ साथ और एक ही समय पर, एक ही समय पर संपन्न होती हैं। क्या होती हैं भैया? संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। उसे रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया, अच्छा, इसी को अपचयोपचय भी कहते हैं, है ना। अपचयोपचय भी कहा जाता है, अपचयोपचय अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं।
इसका दूसरा नाम अपचयोपचय भी है। ध्यान देना, चैप्टर के नाम में एनसीईआरटी के नाम से आता है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर में लिखा है अपचयोपचय या रिडॉक्स अपक्रिया भी लिखा रहता है। तो आपको समझना है कि भैया ये होता है, रिडॉक्स अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन भी कहते हैं, अपचयोपचय भी कहते हैं। और ऐसी अपक्रिया जिस अपक्रिया में दोनों साथ साथ होती हो। अब बताते हैं इसमें कैसे कैसे आपको पता चलेगा, है ना, कैसे देखना है। चलिए मान लेते हैं एक रिएक्शन हम लिख दें। आपको क्या लिख दें भैया, एक रिएक्शन लिख दें। एग्जाम्पल में आपके बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, जैसे बहुत सी चीज़ों को मतलब कल हमने लिखा था और उसी रिएक्शन को फिर से करें या उसके अलावा दूसरे रिएक्शन को लिख देते हैं। चलिए क्या है, लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 प्लस HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो PbCl2 बनेगा, है ना। PbCl2 क्लोरीन गैस और क्या है भाई, जल भी निकलेगा। तो PbCl2 लेड, है ना, क्लोराइड और प्लस करके क्या निकलेगा भैया, क्लोरीन गैस निकलेगी और प्लस करके H2O निकलेगा। मान लेते हैं ये रिएक्शन हमारे पास है। क्या किया हमने, लेड डाइऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ कराया, है ना। लेड डाइऑक्साइड ये बना यानी कि लेड क्लोराइड और उसके बाद क्लोरीन गैस H2O, पानी भी निकल रहा है यानी जल भी निकल रहा है। इसको संतुलित कर लो पहले। संतुलित करने का एक ही तरीका सीधा सीधा अभी बताएंगे। इसमें हम इसी चैप्टर में आपको संतुलित अपक्रिया भी पढ़ाई जाएगी, आयनिक विधि से, ऑक्सीकरण संख्या विधि से, दोनों विधि से बताया जाएगा, है ना। लेकिन पहले देखिए इसमें जो आप पीछे पढ़ चुके हैं कक्षा 10 में, कक्षा 9th में, है ना, दोनों चीज पढ़े होंगे कि ऑक्सीकरण यानी अपक्रिया को, किसी अपक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। तो संतुलित में क्या करना, सीधा सीधा इतने करना है भैया। संतुलन का मतलब क्या है, संतुलन बनाना। इधर जो अभिकारक हैं और इधर जो उत्पाद हैं, है ना, दोनों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। संतुलन का मतलब आपने इधर 1 लीटर 2 लीटर मिलाया या 1 किलो 2 किलो मिलाए तो इधर आपको 4 किलो नहीं बनना है। जितना बन रहा है उसी हिसाब से इधर भी होना चाहिए, यानी जितना मिलाएं उतने बनना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको बढ़ाइए, है ना। ये होता है संतुलन का मतलब सीधा सीधा कि जितने अभिकारक इधर है, पूरे एलिमेंट जितने इधर हैं अभिकारक की तरफ यानी रिएक्टेंट की तरफ, उतने इधर भी होना चाहिए, उत्पाद की तरफ होनी चाहिए। बस सीधा सीधे दिमाग में अगर आप बैठाए हैं तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए यही मान लेते हैं लेड हमारा है ना। क्या भैया, लेड ये Pb लेड संकेत होता है। क्या है, ऑक्सीजन है, लेड डाइऑक्साइड है, HCl है। इधर देखिए लेड डाइक्लोराइड, लेड तो अकेले है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन हो जा रहा है तो क्लोरीन के लिए क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। ये क्लोरीन यहाँ 2 बार, यहाँ क्लोरीन 2 बार, 4 बार हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन 1 ही बार है, वहाँ ऑक्सीजन 2 बार है ना। हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, वहाँ क्या हाइड्रोजन 1 ही बार है। तो आपको देखना है भैया कि क्या करना है, पहले क्लोरीन को आप बैलेंस कर दो, बस सीधा सीधा। किसको करेंगे, क्लोरीन को करेंगे, है ना, और कुछ नहीं। और बाकी तरीके भी हैं, हम तरीके भी बताएंगे आपको, नए नए तरीके। लेकिन पहले देखिए जो बेसिक तरीका आपका होता है बस इतने कि क्लोरीन इधर अकेले है, इधर 4 बार है, तो यह काम करो, यहाँ 4 का नंबर का गुणा कर दो। हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, HCl ऐसे लिखा है, यहाँ 4 लगा देते हैं। तो ये आपको कभी नहीं करना है ना। यानी कभी भी बैलेंस करने के लिए आपको 4 नीचे नहीं लगाना है, हमेशा किसी भी नंबर का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, वो भी सामने पूरे एलिमेंट में करेंगे। कभी भी संतुलित करना है, अगर आपको नंबर बढ़ाना है तो आपको जो आणविक सूत्र लिखा है उस आणविक सूत्र में परिवर्तन नहीं करना है, उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, मतलब कि आगे का गुणा कर दीजिए, आगे नंबर का गुणा करिए, लेकिन उसके कभी नीचे अर्थात टांग में नहीं गुणा करना है, सीधा सीधा। तो क्या हुआ भैया, आगे नंबर बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, आगे। अब 4 हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी 4 हो गया, क्लोरीन भी 4 हो गया। तो क्लोरीन तो 4 हो ही गया है, लेकिन हाइड्रोजन 4 है यहाँ, हाइड्रोजन अभी यहाँ 2 है। तो 2 का गुणा अगर यहीं कर दें बगल में तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो ये 2 का गुणा अगर बाहर किया है तो समझो कि दोनों एलिमेंट में गुणा है। हाइड्रोजन 4 बार हुआ तो ऑक्सीजन क्या है, 2 करने 2 बार हुआ, है ना। इसका मतलब इस नंबर का गुणा दोनों में है। जैसे इस नंबर का गुणा दोनों के साथ था, वैसे हमारे पास 2 जो है इसका गुणा इसके साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, तो संतुलित हो गया। अब संतुलित होने के बाद हम किस टॉपिक पे थे भैया, रिडॉक्स अपक्रिया पे थे, है ना। रिडॉक्स अपक्रिया में क्या करना है कि हमारे पास हमने कहा किसी एक एलिमेंट को देखिए, सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल दीजिए। यहाँ लेड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, इसका 2 है और ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 2 दूनी 4, उधर उठा के जाएगा +4। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी भैया, +4 होगी ना। और इसका कितना, ऑक्सीजन का -2 है,
छोड़ दो। यहाँ हाइड्रोजन का देखें तो क्या है, +1 है, क्लोरीन का क्या है, -1 है। अकेले अकेले हैं, 4 का गुणा करोगे तो सब में आएगा ना, इसलिए 4 का भाग देंगे तो 4 करने 4, यानी 1 + 1 किसका आया, -1 क्लोरीन का आया। यहाँ अगर लेड का देखा जाए तो लेड का क्या आएगा, +2 आएगा, क्योंकि क्लोरीन का -1 होता है, 2 का गुणा करेंगे तो -2 होगा, उसको उठा के उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, -2, मतलब +2 आ गया। इसका क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का कितना आ रहा है, वो इतना ही आएगा जितना पीछे आ रहा था, +1 है ना, और ऑक्सीजन का क्या, -2 है ना। तो -2 ऑक्सीजन का यहाँ भी है, ऑक्सीजन का वहाँ भी है, हाइड्रोजन का +1 यहाँ भी है, हाइड्रोजन का +1 यहाँ भी है। केवल लेड के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है और क्लोरीन के ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से देखिए, जिसके परिवर्तन हो रहा है उसी के बारे में समझना है आपको। हमने क्या किया, सबके एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या को लिख दिया नीचे, है ना। लिखने के बाद क्या दिख रहा है भैया, कि ऑक्सीजन का -2 यहाँ था, है ना, और इधर भी आते हैं तो ऑक्सीजन का -2 ही शो कर रहा है, और हाइड्रोजन का +1 यहाँ शो कर रहा था, तो हाइड्रोजन का भी +1 यहाँ शो कर रहा है। लेड का क्या हो रहा है, +4 है इधर, और इधर कितना हो रहा है, +2 हो रहा है ना। और क्लोरीन का यहाँ -1 है, और यहाँ क्लोरीन अकेले है, इस -1 को मत देखना, क्लोरीन और आ गया ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। अब परिवर्तन हो रहा है तो आप सोचिए, हमने ऑक्सीकरण अपक्रिया जब बताया था तो उसमें हमने ये बात भी बताई थी, किसके, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, है ना। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है, कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, तो उस अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते थे, है ना। और अगर कमी होती थी तो उसे क्या कहते थे, अपचयन अपक्रिया कहते थे। यानी कि अपक्रिया में जिस अभिकारक की ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होती है तो वो अपक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अगर उसी अपक्रिया में हमारे तत्व की या किसी भी अभिकारक की, किसी भी एलिमेंट की, किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी आ रही है तो वो क्या कहलाएगा भैया, अपचयन अपक्रिया कहलाएगा, है ना। ये थ्योरी मैं बोला था कब, लेकिन जब इसके पहले क्या बोला था, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, सारी चीज बताई गई थी आपको, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो भैया वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगा। अगर नहीं होती है अदरवाइज तो क्या कहलाएगा, वो अपचयन अपक्रिया, रिडक्शन अपक्रिया कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अब ऐसे देख लीजिए, यहां हमारे पास क्या है, ये यहां से ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, जो लेड हमारा है +4 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है ना। +4 इधर था, उधर क्या हो रहा है, +2 हो गया, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या है, कमी है। दैट इज क्या हो जाएगा, ये अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, अपचयन अपक्रिया। क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कंफ्यूज मत होना, गलती कभी जिंदगी में नहीं होगी। अपचयन अपक्रिया हो गया। अब बात आती है कि दूसरा क्या होगा भैया, ये क्लोरीन को उठाइए, हाइड्रोजन तो समान है, क्लोरीन को उठाइए, इसमें नहीं ले जाना है, क्लोरीन को इधर ले जाना है ना। तो क्लोरीन जो हमारा है, इसमें देखिए, इस क्लोरीन का देखिए, इस क्लोरीन के साथ ये क्या हो रहा है, इसका -1 इधर है और इधर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब जरा बताओ, ये प्लस की तरफ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है ना। एक स्केल ले लीजिए, यहाँ बीच में 0 लगा दीजिए, इधर -1, इधर -2, -3, यहाँ +1, यहाँ +2, है ना। तो समझ जाओ भैया कि अगर -1 है और मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं प्लस की तरफ जा रहा हूँ, है ना, प्लस की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 1 की वृद्धि हुई है तभी तो वो 0 आया है, +1 जोड़ा गया है तभी तो वो 0 आया है ना। यानी -1 था, +1 और आया तब जाकर के 0 हुआ। इसका मतलब है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, +1 की वृद्धि हो रही है ना। और जब 1 की वृद्धि होती है और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। तो आइए यहां से क्या लिखेंगे हम, ये क्लोरीन हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, तो इतनी अपक्रिया जो होगी वो क्या होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। क्या होगी भैया, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। क्या होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। ये दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि ये पूरी अपक्रिया हमारी एक नए नाम से जानी जाएगी। वो कौन सा नाम होगा भैया, बताओ जल्दी से, कौन सा नाम होगा, जो हम पढ़ रहे हैं वही होगा, और क्या, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होगा, जिसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, सीधा सीधा, या अपचयोपचय अपक्रिया, दूसरा नाम इसका भी है भैया। रेडॉक्स अपक्रिया को अपचयोपचय भी लिख लेना, अपचयोपचय अभिक्रिया।
रिडॉक्स अपक्रिया हो गया, है ना, इतना हो गया। इसका मतलब है भैया कि अगर ऐसी अपक्रिया कोई हो जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हों, वो अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है? रिडॉक्स अपक्रिया या अपचयोपचय अपक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है। इतनी बातें समझ में आए? इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके और अलग अलग तरीके बताने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो अगला चलिए। जो हमारी ऑक्सीकरण अपक्रियाएं होती हैं, है ना, रेडॉक्स अपक्रिया होती है, वो निम्न तरीकों पे होती है। वो निम्न तरीके कौन कौन से हैं वो बताते हैं आपको, है ना। क्या भैया, क्या है जल्दी बताएं। हो गया। देखिए, आपका इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और ऑक्सीकरण संख्या के सिद्धांत पर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत वहाँ भी पीछे भी था हमारा ऑक्सीकरण अपचयन में, और क्या था, ऑक्सीकरण संख्या का सिद्धांत भी वहाँ था। तो चलिए दोनों सिद्धांत को बताते हैं, यहीं लिखते हैं, अभी जगह है, अभी मिटाएंगे नहीं, है ना। पहला इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर रिडॉक्स अपक्रियाएं। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर भैया, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पे आधार पे क्या होता है, उसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉनों का देखते हैं आदान प्रदान होता है कि नहीं होता है। आदान प्रदान से भी तो क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है ना। वो हमने पीछे ही बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, निष्कासन करता है, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होना ही ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋण चार्ज आता है, इसका मतलब उसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही, कमी हो रही है, और कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण करेगा अर्थात ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो वो अपक्रिया अपचयन अपक्रिया होगी। और अगर ये दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी, है ना। इसके आधार पर मैं एग्जाम्पल खाली लिख रहा हूं, आपको बस समझिए ध्यान से, है ना। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या सुनेंगे? आइए मान लेते हैं हम सोडियम धातु की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, तो NaCl बन रहा है 1 मिनट के लिए, है ना। जलीय माध्यम में, चलिए 2 2 कर दीजिए। अब इस समय देखिए, ये सोडियम अकेले है तो इसका 0 है, ये भी अकेले है तो इसका भी क्या है, 0 है। यहाँ ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इसका कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि पता है आपको हाइड्रोजन का कितना होता है, -1 होता है। यहाँ अणु है, ये पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम में। अणु जो होता है उसका सदैव क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तत्व हो या अणु हो, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी, जब वो न्यूट्रल रहेगा तब। तो ये संतुलित है, ये भी संतुष्ट है, इसलिए इसका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इस समय इसका +1 होगा, इस समय क्या होगा, -1 होगा। अब आइए देखते हैं यहाँ कितना। अब हमारे यहाँ जो है दिख रहा नीचे ना, नहीं दिख रहा, अच्छा एक तो नीचे से कर दें। ये जो हमारा है क्या, ये जो लिखा हुआ भैया, ये सोडियम क्या है, 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है ना। अगर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि सोडियम किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है ना। और प्लस में जब जाता है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया, ऑक्सीकरण होगी, है ना। दूसरा क्लोरीन को देख लीजिए, क्लोरीन 0 से किस में जा रहा है, -1 में, है ना। यानी क्लोरीन जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज बना रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या में इसकी क्या हो रही है, कमी आ रही है ना। तो ये अपक्रिया क्या होगी भैया, अपचयन होगी। क्या होगी, अपचयन होगी। क्यों? क्योंकि ये 0 से माइनस में चला गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये 0 से प्लस में गया था और ये 0 से माइनस में चला गया, है ना। इसलिए क्या होगा, ये अपचयन होगा और ये क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अतः अगर ये पूरा रिएक्शन देखा जाए तो ये पूरी रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं है या रेडॉक्स अपक्रियाएं हैं या अपचयोपचय अपक्रिया कही जाएगी। अब आप एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए यहीं लगे हाथ बगल में आपकी जगह है, नहीं जगह है, मिटाएं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए आप लोग इसको, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं हम, चलिए।
चलिए दूसरा नियम यही बता देते हैं बगल में। दूसरा क्या था भैया, ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत के आधार पर, है ना। क्या होगा दूसरा, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, है ना। दूसरा इसमें क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, है ना। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर तो तमाम, देखिए ऑक्सीकरण संख्या ही तो निकाला जाता है, बस यहाँ नाम अलग अलग है कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ये इलेक्ट्रॉन को निकाला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया था, है ना। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हमने देखा कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, इसकी वृद्धि हो रही है और इसकी क्या हो रही है, कि कमी हो रही है ना। तो जिसकी कमी हो रही है उसको अपचयन कर दिया, जिसकी वृद्धि हो रही है उसको ऑक्सीकरण कर दिया, यानी इसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है, इसलिए इसको रेडॉक्स अपक्रिया कहा गया। किस सिद्धांत पे कहा गया भैया, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। बात वही है, केवल बोलने का तरीका, समझने का थोड़ा सा नजरिया बदल देना है ना। आइए यहाँ दूसरा देखते हैं, है ना। टिन क्लोराइड देख लेते हैं। SN क्या होगा भैया, SnCl2 कर दीजिए और या फिर Cl3 कर दीजिए। ये रिएक्शन आपको लिखा था हमने, SnCl2 प्लस फेरिक क्लोराइड SnCl4 या फिर Cl2, है ना। इसमें देखिए, अगर देखना है आपको, नीचे मिटाएं, चलिए देखिए क्या होता है इसमें। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2 होगी, क्योंकि क्लोरीन की -1, 2 × 2, है ना, उसको उठा के ले जाएंगे +2। इस समय इसकी कितनी होगी, ये जो है +3 आएगा, उधर जाएगा तब तो कितना हो जाएगा, +3 Fe की। यहाँ धातु की निकाल रहे हैं, केवल और केवल धातु की। यहाँ धातु की टिन की कितनी हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, इसको छोटा कर दें, ये +4 लिखा हुआ है और इसको लिख देते हैं, इसका कितना आएगा, 2 × 2 यानी कि +2 आएगा। अब देखिए धातु की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। धातु की ऑक्सीकरण संख्या में एक की वृद्धि होती है और एक की कमी हो रही है। वो कौन कौन सा है, चलिए देखिए। टिन हमारा +2 से +4 में जा रहा है ना। क्या आ रहा है, +4 में। इसका मतलब है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। मैं बस इतने को, है ना, केवल SnCl2 SnCl4 में जा रहा है। टिन क्लोराइड, है ना, स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड में जा रहा है। किस में जा रहा है, स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है। तो उतनी अपक्रिया क्या होगी भैया, हमारी क्या होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया हो, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये अपक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, है ना। अब इसमें देखते हैं दूसरा, आयरन का देख लीजिए। आयरन हमारा +3 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ क्या होगा, अपचयन अपक्रिया होगा। क्या होगा, अपचयन अपक्रिया होगा, है ना। क्या होगा भैया, अपचयन अपक्रिया होगा, अपचयन अपक्रिया, यह हो गया। तो ये पूरी अपक्रिया में क्या हो रहा है, दोनों अपक्रियाएं चल रही है। कौन सी, दोनों अपक्रियाएं चल रही है, इसलिए इस अपक्रिया को हम ओवरऑल बोलेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया या अपचयोपचय अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या बोलेंगे भैया, रेडॉक्स अपक्रिया बोलेंगे। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर, कुछ नहीं इसमें सोचना है, ना कुछ विचारना आपको, ना कुछ करना है, बस यही एक ही कॉन्सेप्ट है भैया। ऑक्सीकरण अगर हो रहा है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन हो रही है तो अपचयन अपक्रिया। अगर दोनों एक के रिएक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब रेडॉक्स अपक्रिया हो गया, अपचयोपचय अपक्रिया हो गई, है ना। अब ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में भी हमने पढ़ा था 2 माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, और ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, है ना। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है या लेता है। अगर दे रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर ग्रहण कर रहा है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है उस तत्व का, है ना। और ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण होगा, अगर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही, कमी होती है तो अपचयन होगा। बस सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए इतना नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बताते हैं आपको भैया, आगे बताएंगे रेडॉक्स अपक्रियाओं के प्रकार। अब तमाम प्रकार की रेडॉक्स अपक्रियाएं होती हैं। चलिए
देखते हैं, हेडिंग डालेंगे क्या, रेडॉक्स अपक्रियाओं के प्रकार। इसको मिटाएं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है भैया, है ना। आगे क्या होता है, हमने क्या कहा, रेडॉक्स अपक्रियाओं के प्रकार, है ना। पॉइंट अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, रेडॉक्स। देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं रेडॉक्स अपक्रियाओं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी देखते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या होगा भैया। रेडॉक्स रिएक्शन पहला अंतरा आणविक रेडॉक्स अपक्रिया है ना। अंतरा आणविक रेडॉक्स अपक्रिया होगा, फिर अंतरा आणविक हो जाएगा। अब देखिए इसमें असमानुपातन भी आएगा, जिसे विषानुपातन भी कहते हैं। तो एक एक हेडिंग करके हम समझेंगे। पहला क्या है, अंतर आणविक रेडॉक्स अपक्रिया। अंतर आणविक, है ना, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होगा, अंतर आणविक रेडॉक्स अपक्रिया। अपक्रिया जिसे बोलते हैं क्या भैया, इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन इंट्रा नहीं, इंटर। मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इसके बारे में देखेंगे। इसमें जानते हो क्या होता है, अंतर आणविक, है ना। यानी कि ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें एक अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और दूसरे अणु का क्या होता है, अपचयन होता है। सीधा सीधा यानी एक अपक्रिया जिसमें एक अणु का क्या होता है, अभिकारक में एक अणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अणु का क्या होगा, अपचयन होगा, है ना। जैसा कि हमने टिन क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड का लिया था, स्टेनस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड का लिया था। उसी तरह से देखिए स्टेनस का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, और फेरिक का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, है ना। तो वो अपक्रिया जो होगी वो अंतर आणविक होगी, अंतरा नहीं होगा, अंतर आणविक होगा। अंतरा में तो दूसरा हो जाएगा, है ना, अंतरा में दूसरा हो जाएगा। तो अंतर आणविक क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो हमें अगर लिखना है तो लिख सकते हो, है ना। क्या है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। थ्योरी में क्या बोलेंगे, वही बात जो हमने बताया कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक में दो अणु हों, अर्थात दो अभिकारक हों, उसमें से एक अभिकारक यानी एक अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ना, यानी एक अणु ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अणु क्या होता है, अपचयित होता है। अगर उस अपक्रिया में दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो वो पूरी अपक्रिया क्या होगी, रेडॉक्स अपक्रिया होगी। और रेडॉक्स अपक्रिया के अंतर्गत कौन सा भाग होगा, अंतर आणविक अपक्रिया होगी, है ना। यानी अंतर आणविक रेडॉक्स अपक्रिया दो लोगों के अंतर में, अंतरा नहीं, दो लोगों के अंतर में, यानी कि दो लोगों की डिफरेंस से एक का होगा ऑक्सीकरण, एक का होगा अपचयन, है ना। तो उसमें आप वही रिएक्शन जो लिखे थे वही लिख सकते हो। अदरवाइज अगर दूसरा रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो दूसरा भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं दूसरा। भैया क्या दिक्कत है। चलिए सोडियम नाइट्राइट Na3 प्लस H2S और प्लस H2O और प्लस H प्लस। मान लेते हैं आयनिक अपक्रिया कोई एक है ना, कोई एक आयनिक अपक्रिया ये है, और इसको हम बनाते हैं क्या, अमोनियम आयन और फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन। यानी अमोनियम आयन NaS4 पॉजिटिव चार्ज और HSO4 निगेटिव चार्ज, ये है। अब इसमें देखिए, अब मान लीजिए नाइट्रोजन का चेक करना आपको,
है ना। नाइट्रोजन का अगर आपको चेक करना है, हाइड्रोजन का तो +1 +1 +1 ही आएगा सबका, +1 वहाँ भी। लेकिन अगर इसकी बात करना है, केवल नाइट्रोजन और सल्फर को देखना, इसमें अलग अलग अभिकारक हैं, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है ना। और इधर भी क्या है, उत्पाद आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है। अब इसमें देखिए किसी एक का ऑक्सीकरण होता है और किसी एक का अपचयन होगा, अलग अलग। यहाँ नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो कितना आएगा भैया बताओ। ये देखिए यक्स मान लो नाइट्रोजन को, यक्स हो गया। उसके बाद क्या है, +3 हो गया, गुणे माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है, इक्वल टू कितना होगा, इसके ऊपर -1 आवेश है तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब ये -6 बराबर -1, यानी x बराबर क्या होगा, -1 और +6 हो जाएगा, यानी +5 आएगा। कितना आएगा भैया, +5 आएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, +5, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ इस केस में कितना आएगी, +5 आएगी। मिटा दें इसको। और इधर देखते हैं, यहाँ सल्फर का देख लीजिए, है ना। सल्फर का कितना होगा, इसको x मानो, इसको 2 करो, 2 1 2, उठा के उधर ले जाएंगे तो -2, यानी कितना आएगा सल्फर का, -2 आ गया। ये होगी बात, इतना आया। आगे देखते हैं भैया, आगे देखते जाओ। हाइड्रोजन का तो वही होगा, हाइड्रोजन यहाँ भी वही होगा, है ना। यहाँ देखते हैं इसका कितना आएगा। अगर यहाँ 4 हो गया, कितना आएगा, x और +4 गुणे 1 हाइड्रोजन का होता है बराबर +1, तो x बराबर क्या होगा, x +4 बराबर +1, x बराबर 1 -4 हो जाएगा, उसको उठा के उधर ले जाएंगे और ये आ जाएगा -3, है ना। अगर -3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी भैया, नाइट्रोजन की -3 होगा। आपको निकालना बताया गया था, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना। यहाँ देखते हैं सल्फर का कितना होगा, इसका x का 1 होता है हाइड्रोजन का, प्लस सल्फर को x मान लो, +4 × -2 इक्वल टू क्या होगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना, -1 आवेश है। ये भी थ्योरी में लिखाई गई थी भैया कि ऑक्सीकरण संख्या अगर कोई यौगिक है तो उस यौगिक पर जितने आयन उपस्थित होते हैं, पूरी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन के बराबर होती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस यौगिक में जितने परमाणु उपस्थित हैं, उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस यौगिक पर लगे हुए आयन के बराबर होगा, है ना। यानी उस परमाणु में, यानी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर लगे हुए आयन के बराबर होगा, है ना। इतना कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया 1 + x, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 -8 हो गया, इक्वल टू -1 हो गया, x -7 हो गया, इक्वल टू -1 हो गया, x बराबर क्या होगा, -1 + 7, यानी कितना आ गया, +6 आया ना, यानी +6 आ गया। तो +6 आ गया तो यहाँ लिख दो भैया, सल्फर का कितना आया, +6, कितना आ गया, +6 आ गया सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, नीचे लिख दो इसको, इनकी बात करें, है ना। किसकी बात करें भैया, इनकी बात करें, नाइट्रोजन अमोनियम आयन की। तो यहाँ +5 से -3 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। देखिए प्लस से माइनस में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो वो अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होगी भैया, बताओ जल्दी से, अपचयन अपक्रिया होगी। कौन अपक्रिया होगी, अपचयन अपक्रिया होगी, है ना। अच्छा सल्फर को देख लो, सल्फर -2 से किस में जा रहा है, +6 में। इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगा। क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब इस अभिक्रिया में देखो कि दो अलग अलग अणुओं का, एक अणु का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और दूसरे अणु का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर इस तरह से काम हो रहा है तो यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया का कौन सा अंग है, अंतर आणविक है ना। क्या है, अंतर आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये नोट करिए फटाक से। अगला मैं अगला टॉपिक बता रहा हूं, दूसरा हेडिंग जो होगा भैया अंतरा आणविक होगा। क्या होगा, अंतरा आणविक होगा। थ्योरी से समझा दें डायरेक्ट, चलिए वैसे बता दें, एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ दूसरा हेडिंग दिख रहा है ना, हाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए दूसरा क्या होगा, अंतरा आणविक, अंतरा आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया दिख रहा है ना, हाँ। इंट्रा मालिकुलर, यहाँ इंटर मालिकुलर था, वहां क्या होगा, इंट्रा मालिकुलर, है ना। इंट्रा मालिकुलर रिएक्शन,
इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए खुद के अंदर यानी अणुओं के अंदर, इंट्रामॉलिक्यूलर यानी अंतरा आणविक अपक्रिया अगर पढ़ते हैं तो अणुओं के अंदर होता है, यानी एक ही अणु ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, उसी अणु का क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और उसी अणु का क्या होगा, अपचयन होगा। अगर इस तरह से कोई अपक्रिया में हो रहा है वो भी अपक्रिया रिडॉक्स अपक्रिया मानी जाएगी, लेकिन रिडॉक्स अपक्रिया की कौन सी प्रकार होगी, अंतरा आणविक अपक्रिया यानी अंतरा आणविक रिडॉक्स अपक्रिया होगा, क्योंकि अपक्रिया में एक ही अणु का ऑक्सीकरण भी होता है और उसी अणु का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी होता है ना। तो चलिए उसको दिखाते हैं। थ्योरी में क्या होगा भैया, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, जल्दी से लिख चुके हैं, अगर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। मान लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट है ना, उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या है, सोडियम, है ना, क्या सोडियम करे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल निकलता है। अमोनियम नाइट्रेट मान लेते हैं, एक रिएक्शन है NH4 NH4NO3 को अगर हम गर्म करते हैं, देखिए गर्म कर दिए, दिख रहा है ना, हाँ, तो क्या होगा भैया, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड प्लस जल निकल गया, H2O ये निकल गया। अब इसी में देखिए नाइट्रोजन यहाँ है, यहाँ एक ही अभिकारक है और ये अभिकारक दो लोगों में टूट रहा है, तो इसमें से देखना है कि क्या होता है इसका, है ना, ऑक्सीकरण इसका कैसे कैसे ऑक्सीकरण होगा, कैसे अपचयन होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, अगर आप गर्म कर रहे हैं तो पहले ये क्या टूटेगा, आयनों में। इसको समझने के लिए जरा ध्यान से देखना, यहाँ इसका जो रिएक्शन होगा ये पहले जब गर्म किया जाएगा भैया NH4, है ना, और यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो होगा गर्म किया जाएगा तो वो पहले क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा, यानी कि इसमें NH4 पॉजिटिव आयन और प्लस NO3 निगेटिव आयन। अब जरा इसमें देखना ध्यान से कि यही यौगिक है और ये दो रूप में दिख रहा है। इस रूप में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अलग होगी और इस रूप में देखा जाए तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अलग होगी। जरा देख लेना ध्यान से, यही है ना, NO3 आया तो यहाँ +5 होगा और यहाँ क्या होगा, -3 होगा, है ना, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग आ रही है। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या अगर अलग होती है तो वो क्या कहलाएगा भैया, ऑक्सीकरण अवस्था होगा, एक जगह माना जाएगा, और क्या होगा, अगर जब कमी होगी तो अपचयन अवस्था माना जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, अपचयित होती है, इसका मतलब है कि अगर देखा जाए, और यहीं नाइट्रोजन को देख लो, यहाँ नाइट्रोजन को देख लो भैया, इस केस में नाइट्रोजन 2x होगा, इधर -2 उसको उठा ले जाएंगे, +2 यहाँ आएगा +1, यानी N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही है, +1 आ रही है ना। अब +1 आ रही है तो अब जरा देखना ध्यान से, इससे तुलना करना, जरा एक मिनट ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना बाबू, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इधर जो यौगिक है, इस यौगिक में नाइट्रोजन 2 रूप में दिख रहा है, उन 2 रूपों को क्या कर रहा है, एक रूप में बना के दिखा रहा है। एक ही नाइट्रोजन इधर दिख रहा है ना, मतलब एक ही कंपाउंड के साथ, इधर भी एक ही कंपाउंड है, इधर भी एक ही कंपाउंड के साथ, लेकिन इसमें 2 जगह नाइट्रोजन है जो अपने आयनों में जब टूटता है तो अमोनियम आयन देता है और एक नाइट्रेट आयन देता है ना। क्या करता है, एक नाइट्रेट आयन देता है, तो उसमें से देखना है इसकी तुलना, यानी इन दोनों की तुलना इसके साथ। अब आपको समझना है कि ओवरऑल रिएक्शन जो होगा, नीचे दिख रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, देखिए जरा यहां से देखिए, ओवरऑल रिएक्शन जो होगा आपका NH4 पॉजिटिव NO3 निगेटिव, ये गर्म हो गया, आपका बन गया N2O नाइट्रस ऑक्साइड N2O और प्लस करके H2O। अब इसमें तुलना करना है कि भैया ये यहां से इसी में गया, है ना, और ये भी इसी से यहां आया ना। जब आ गया भैया तब आप समझिए आप कि यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, अभी निकाले थे, -3, और -3 आएगा ही, और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, +1। अब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है यार, माइनस से प्लस में जा रहा है, तो वृद्धि हो रही है, तो ये क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण हो गया। ध्यान से सुनना इस बात को, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेना, यहाँ मैं लिखा हूँ ऑक्सीकरण, देखिए -3 से +1 में हो रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीकरण संख्या में इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो वो माना जाता है या कहा जाता है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब है कि अमोनियम आयन, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड में जब जाता है तो वो ऑक्सीकरण अपक्रिया शो करता है ना। अगला देखते हैं यहाँ नाइट्रेट का, जो नाइट्राइट हमारा है उसमें ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है, +5 है, कितनी है, +5,
और यहाँ क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब कमी हो रही है तो ये क्या होगा, अपचयन होगा, है ना, यानी कि अपचयन होता है। तो देखिए वही हमारा कंपाउंड है, उसी कंपाउंड में एक ही तत्व की अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या शो कर रही है और वही क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अंदर यानी कि अणु के अंदर अर्थात यौगिक के अंदर ही दो तरह के गुण दिखाई देते हैं। उस अपक्रिया को अंतरा आणविक अपक्रिया कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, अर्थात कहने का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, अंतरा आणविक रेडॉक्स अपक्रिया। इतनी बातें समझ में आए। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि इसी एग्जाम्पल में इसी में हमारे पास नाइट्रोजन जो है दो तरह से, वो दो तरह की ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है और उधर जो उत्पाद बनता है उसके साथ अगर देखा जाए तो एक नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है और दूसरे नाइट्रोजन का क्या होता है, अपचयन होता है, जैसा कि यहाँ हमने दिखा दिया, है ना। ये समझने के लिए ये करना है कि आप क्या है, ये ठोस अवस्था में अर्थात जब गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, टूटेगा अपने आयनों में। कोई भी चीज गर्म की जाती है तो सबसे पहले अपने आयनों में विघटित होती है ना। तो आयनों में विघटित होगा, उसके बाद ये आपस में एक दूसरे से क्रिया करके तब ये बनाएंगे। तो आयन में तोड़ के हमने यहाँ दिखाया कि अमोनियम आयन के केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -3, और नाइट्राइड के केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +5। दोनों को जब देखा गया तो यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड आ रहा है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है यहाँ नाइट्रोजन की। अब दोनों की तुलना करा रहे हैं, अमोनियम से नाइट्रस में गया तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि माइनस से प्लस में गया, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर इसकी बात देखी जाए तो ये +5 से क्या हो रहा है, +1 में जा रहा है, यानी कि नाइट्राइड से नाइट्रस में देखेंगे तो +5 से +1 में आ रहा है। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और जब कमी होती है तो इसे अपचयन कहेंगे। यानी इसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ हो रही है, इसलिए इस अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे भैया, यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया। और रेडॉक्स अपक्रिया का कौन सा भाग है, जो हेडिंग है वो भाग है ना, यानी कि जो हेडिंग है भैया वो भाग है, सीधा सीधा, बस समझने के लिए, और कुछ नहीं करना है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है ना। चलिए समझ में आए तो बहुत अच्छी बात। अगला तीसरा इसका जो होगा, इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट इसको लेते रहिए आप लोग, स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए ताकि हम इसको मिटाएं फटाफट। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला हेडिंग जो होगा इसका तीसरा पॉइंट, असमानुपातन अथवा विषमानुपातन रिडॉक्स अपक्रिया बोल सकते हो आप, है ना। क्या बोलेंगे भैया, असमानुपातन रिडॉक्स अपक्रिया, सीधा सीधा क्या बोलेंगे, असमानुपातन रिडॉक्स अपक्रिया। तो यहां से लिखेंगे तीसरा पॉइंट इसका, असमानुपातन रिडॉक्स अपक्रिया। असमानुपातन मतलब कि ये समान अनुपात में नहीं होगा। इसमें सीधा सीधा ये होता है कि एक ही तत्व का उस तरफ दो तत्व दिखाई देते हैं, मतलब इसका उल्टा। जैसे हमारा क्या अंतरा आणविक था, इधर दो तत्व थे, अर्थात दो तत्व यानी दो एलिमेंट आ रहे थे, उधर एक एलिमेंट के साथ कंपेरिजन कर रहे थे। और अब की बार क्या होगा, हमारे पास इधर एक एलिमेंट होगा, उधर दो एलिमेंट होंगे, यानी वही हूबहू, और उसी के कंपेरिजन उन दोनों के साथ करेंगे, सीधा सीधा बस। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की अपक्रिया में क्या होता है, एक ही तत्व का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और उसी तत्व का क्या होता है, अपचयन भी होता है दूसरे के साथ। तो आइए देखते हैं कौन सी अपक्रिया होगी इसमें, सीधा सीधा, है ना। तो यहाँ से ले लेते हैं, मान लेते हैं अगर हम ठोस फास्फोरस को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन में मिक्स करते हैं, तो क्या क्या बनता है ना। आइए मिला दीजिए भैया, फास्फोरस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन गैस भी मिला दिए,
मिक्स कर दिए, है ना। मिक्स करने के बाद क्या क्या बनता है, सोडियम भी बनेगा, है ना, जो कि सोडियम हाइड्राइड आता है, और साथ ही साथ क्या आता है, फास्फेट भी आता है, अर्थात PO2 और फास्फिन गैस निकलता है। ये बहुत खतरनाक है। तो आइए देख लेते हैं क्या बनेगा भैया, सोडियम NaH2PO2 एक साथ, है ना, सोडियम हाइपोफास्फेट, ये तैयार हो गया, प्लस फास्फिन PH3 गैस निकल गई, इसका नाम है फास्फिन, है ना, सोडियम हाइपोफास्फाइट, ये लिख सकते हो इसका नाम। अब इसमें देखना है, अगर तुलना किया जाए तो सोडियम का तो +1 रहेगा ही, यहाँ फास्फोरस अकेले है। अब बैलेंस करने के लिए आप नंबर बढ़ा सकते हैं इधर उधर, है ना, नंबर क्या कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं संतुलित करने के लिए, है ना। तो संतुलित करने के लिए नंबर बढ़ाओ आप जल्दी से, क्या दिक्कत है, बढ़ाना है तो बढ़ाओ, है ना। यहाँ अगर मान लेते हैं हम, यहाँ कितना है 3 बढ़ा दें अगर, तो 3, अगर यहाँ 3 यहाँ, तो यहाँ क्या होगा 3 होगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ से भैया, 3 अगर कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अलग अलग करना पड़ेगा इसमें। अब बैलेंस तो होगा हर हाल में, चाहे जैसे करना है ना। ठीक ठीक ठीक, ओके 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 ओके, इतनी बातें समझ में आ रही है। 3 3 यहाँ से ये हो जाएगा 3 और 2 5, 3 दूनी 6, और ये 4 कर देंगे। इसको तो कुछ भी कर सकते हो, इसको कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ 3 कर दिए अगर, और यहाँ 3 कर दिए, तो सोडियम 3 बार हो गया, सोडियम 3 बार हो गया। ऑक्सीजन हम इसको अभी ना लगाओ, अभी देखते हैं क्या लगाना है इसमें, है ना। हाइड्रोजन हमारे पास 3 2 5, और यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6, और यहाँ क्या आ रहा है भैया, यहाँ कितना आ जा रहा है, यहाँ भी आ जा रहा है 3, तो 6 3 9 हो रहा है ना। अगर 9 हो जाता है तो नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ हम 2 कर दें, तो 2 3 6 6 6 12, है ना, और यहाँ क्या लगा दे भैया, यहाँ 3 3 यहाँ आ गया, है ना, 3 दूनी 6, यहाँ 3 ही रहने दो ना, क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं लगाना है, ये बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये 3 यहाँ लगा, 3 दूनी 6 6 3 9, 3 दूनी 6 6 3 9 हो गया। फास्फोरस 4 बार, तो फास्फोरस 4 बार, सोडियम 3 बार, तो सोडियम 3 बार। ऑक्सीजन की बात अगर की जाए तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो रहा है भैया, 3 दूनी 6 हो रहा है ना, 3 दूनी 6 हो रहा है। जब तो हम ऑक्सीजन गैस मिला देते हैं। चलिए इसके केस में ऑक्सीजन गैस यहाँ क्या करते हैं भैया, मिला देते हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये 3 हुआ, यहाँ से कितना है 3 दूनी 6 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 करो, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, हाफ कर दो, 4 दूनी 8, है ना। कितना होगा देखिए, अब यहाँ से 3 और 2 5 हो गया। अब ऑक्सीजन आपके हिसाब से बैलेंस कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो रहा है ना, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ केवल 3 और 3 2 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 2 बढ़ा देता हूँ तो क्या, और 2 दूनी 4 और 4 3 7 हो जाता है ना। तो 2 नहीं बढ़ाना है यार, क्या करना है, आराम से करो ना। 2 बढ़ाने के लिए आपको, अगर मैं यहाँ हाफ यानी कि हाफ करूँ, तो हाफ और 2 जो हो जाएगा वो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन 1 4 आएगा। यहाँ बैलेंस के तौर पर 3/2 1.5 है ना, ये कर सकते हो आप। 1.5 और 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 3/2 ये कर सकते हैं आप, है ना। 3/2 हो गया, अब बैलेंस हो जाएगा। इस हिसाब से क्या है, अब ऑक्सीकरण संख्या इसको देखना। अभी तक तो संतुलित कर रहे थे, नंबर बढ़ा दिए, है ना, सब हो गया। अब यहाँ इसकी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है, और यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, इसका हुआ +1, इसका हुआ +2, है ना, और यह का इसका हुआ कितना, इसका 2 होगा, तो -2, 2 दूनी 4, यानी कि -4, यानी कि 2, है ना, 1 और 2 कितना होगा 3, और -4 इसका होगा +1। यहाँ से कैसे +1 हो गया, इस नंबर का भाग उधर कर दो, हटाओ इसको, है ना, क्योंकि अभी इसका गुणा सबके साथ हो सकता है। तो 1 हो गया, और +2 हो गया, +x मान लो, +-4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो ये देखिए 3 हो गया, +x हो गया, -4 हो गया, इक्वल टू 0, x -1 आ गया, 0 x बराबर क्या आ गया, +1। तो फास्फोरस का यहाँ कितना आ गया, +1, और इसको उठा के +3, यानी कि -3, इसका कितना आएगा, -3 आएगा। कितना आएगा भैया, -3।
ये हो गया, तो -3 आ गया। अब देखिए जरा ध्यान से कि उसी फास्फोरस को हम देख रहे हैं कि एक बार वही फास्फोरस ऑक्सीकृत होता है और एक बार वही फास्फोरस क्या हो रहा है ना, अपचयित होता है। तो देखिए ये फास्फोरस अगर हमारा किसके साथ जा रहा है, फास्फीन के साथ, किसके साथ जा रहा है, फास्फीन के साथ है ना। तो 0 से -3 यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो ऑक्सीकरण संख्या में जब कमी हो गई तो हमारा क्या होगा, अपचयन होगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी, है ना, अर्थात क्या होगा, अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया हो गया, है ना। दूसरी बात, अगर इसी एलिमेंट को उठाएं और हम क्या करें, इसके साथ देखें तो ये 0 से +1 में जा रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, है ना। तो क्या होगा, ये ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया माना जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि उसी अपक्रिया में किसी एक ही एलिमेंट का, यानी विषम अनुपाती, इसीलिए कहा गया इसको असमानुपाती, ये समान अनुपात में नहीं है ना। ये क्या हो रहा है भैया, यहाँ 0 है और यहाँ क्या हो रहा है, एक जगह +1 हो रहा है, एक जगह -3 आ रहा है, अलग अलग इसका रेशियो आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया तो है, लेकिन रेडॉक्स अपक्रिया का कौन सा भाग है, असमानुपाती रेडॉक्स अपक्रिया है ना। यानी असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से ये जाना जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, आई होप। इसको नोट करिए, है ना। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या भैया हमारे साथ, इसको नोट करते रहिए, संतुलित है पूरा, है ना। चलिए अगला आपका आता है भैया पश्च असमानुपाती अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, पश्च असमानुपाती अपक्रिया, चौथा भाग है, जो कि चौथा भाग आपको यहीं दिखाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, चौथा भाग, यानी 4 प्रकार से मुख्य रूप से होता है। कुल ये पश्च असमानुपाती समानुपातन अपक्रिया, ये हो गया, यानी पश्च असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया। अब पश्च असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है कि ये सीधा सीधा उसी अपक्रिया का भी उत्क्रम होता है, इस अपक्रिया का भी उत्क्रम, मतलब इधर 2 एलिमेंट, इधर अकेले एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, है ना। यानी इधर से क्या है, इस अपक्रिया को पलट दो, पलट करके उसी अपक्रिया हमारी क्या, पश्च माने देखिए असमानुपातन आप पढ़ चुके हैं, और पश्च कर मतलब पीछे से, ऐसा समझ जाओ, अर्थ से निकाल लो, हेडिंग से ये अर्थ निकालो कि पश्च असमानुपातन अपक्रिया। पश्च को अगर हटा दिया जाए तो असमानुपातन अपक्रिया दिख रहा है। असमानुपातन अपक्रिया को हम जानते हैं कि एक ही तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होगा, और उसी तत्व का क्या होता है, अपचयन होता है। तो असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया कही जाती है। अब उसी को पश्च करा तो पीछे से पढ़ो कि यानी कि एक तत्व ऐसा होगा जिसका क्या होगा, अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या होगा, लेकिन उस तरफ जाएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या केवल 1 आएगी, है ना। तो उन दोनों की तुलना 1 से करेंगे जब, तो वो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया शो करेगा, जिसके कारण उसे बोला जाएगा पश्च असमानुपातन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया मतलब। तो आइए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लो, बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो जैसे हमारा ब्रोमीन है और ब्रोमीन ट्राई ऑक्साइड के साथ क्या कर, जलीय विलयन में उसको दोनों को घोलते हैं, है ना। और क्या मिल रहा है, ब्रोमीन गैस निकल रहा है प्लस जल भी निकल रहा है, या कह सकते हो कि क्या निकल रहा है भैया, ट्राई ऑक्साइड ऑक्सीकृत हो जाता है ब्रोमीन में, सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना है। तो आइए यहाँ से हमने क्या कहा कि ब्रोमीन ले लीजिए, ब्रोमीन आयन और ब्रोमीन ट्राई ऑक्साइड, ये हो गया। अब आइए देखिए, ब्रोमीन Br2 में बदल गया, और प्लस करके और क्या निकलेगा भैया, पानी भी निकलेगा, है ना। जल निकाल दो, और कुछ करना नहीं है, जल निकालना है निकालो, ना निकालना है तो OH निकाल दो बना करके, हाइड्रोक्साइड आयन बना करके निकाल दो, बहुत हो गया, है ना। कितना आ रहा है हमारे पास, 3 का गुणा कर दो यहाँ, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 आयन हो गया ना। यानी देखिए यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। अच्छा ब्रोमीन कितना, 1 ब्रोमीन यहाँ, 1 ब्रोमीन यहाँ, 2 ब्रोमीन हो गया। अब ये ब्रोमीन देखिए इधर है, सेम उसका उल्टा हो रहा कि नहीं हो रहा है, हो रहा उल्टा। यहाँ से अगर देखा जाए
यहाँ से, तो इस ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1, क्योंकि इसके ऊपर एक आयन है। इस ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 3 दूनी 6, उठा करके उधर जाएंगे, घटेगा तो क्या हो जाएगा भैया? +5, +5 होगा ना। इसको मानो x, ये 3 ऑक्सीजन का होता है -2, 3 दूनी 6, उसको उठा के ले जाएंगे, -1 उधर रहेगा, क्योंकि पूरे घात क्या है? -1 घात है। उसको घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? +5 बचेगा, है ना, +5 बचेगा, तो +5 हो गया। यहाँ देखें ब्रोमीन अकेले है तो 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब इन्हीं दोनों की तुलना कराओ, इन्हीं दोनों का तुलना करना है। दिख रहा है ना नीचे? हाँ, ये -1 से 0 में जा रहा है। क्या हो रहा है? -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, और जब वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गया। उसके बाद क्या है? इसको देखिए, फिर वही चीज तुलना करिए दूसरे के साथ। इसे +5 से ये 0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही? कमी हो रही है, और जब कमी हो रही है तो ये क्या हो जाएगा भैया? अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया मानी जाएगी? अपचयन अपक्रिया मानी जाएगी, अपचयन अपक्रिया हो गया। अब अपचयन अपक्रिया आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, अर्थात ये भी क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया है। लेकिन रेडॉक्स अपक्रिया का कौन सा भाग है? चौथा भाग है, जिस चौथे भाग को पश्च असमानुपातन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, है ना। हमारे पास 3 अपक्रियाएं, मतलब 4 प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं। कौन कौन सी होती हैं भैया? एक हो गया आपका क्या? अंतर आणविक रेडॉक्स अपक्रिया, एक होता है अंतरा आणविक रेडॉक्स अपक्रिया, और एक होता है असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया, और चौथा होता है पश्च असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया। अंतरा आणविक यानी कि अंतर आणविक रेडॉक्स अपक्रिया, पहले में क्या कहा गया था? 2 अलग अलग अणु होंगे, उन दोनों अलग अलग अणुओं का एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा? अपचयन होगा। तो वो अपक्रिया क्या होगी? अंतर आणविक यानी अंतर आणविक, इंटरमॉलिक्यूलर, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन कही जाएगी। दूसरा अंतरा आणविक यानी एक ही अणु के साथ क्या रहा, यानी एक तत्व ऐसा हो उसी अणु में जिसकी ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न उसी के साथ हो, उसी में क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। तो अलग अलग होती है, उसका दूसरी तरफ जाता है तो ऑक्सीकरण संख्या की तुलना करते हैं जब, तो दोनों अलग अलग आता है, उसे कहते हैं अंतरा आणविक यानी इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना, अर्थात खुद के अणु के अंदर ही क्या आ रहा है? परिवर्तन दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे अंतरा आणविक रेडॉक्स अपक्रिया। ये हो गया। तीसरा आपका था असमानुपातन अपक्रिया, है ना। असमानुपातन में एक तत्व ऐसा होगा जो दूसरी तरफ जाने के बाद क्या है? 2 अलग अलग प्रोडक्ट के साथ मिलकर के बनेगा नया उत्पाद, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या की तुलना जब करेंगे तो वो अलग अलग अनुपात में होंगे, है ना। यानी एक ही तत्व अभिकारक की तरफ रहेगा अकेले, और उस तरफ जब जाएगा तो 2 अणुओं के साथ मिल करके एक नया यौगिक बनाएगा, उसकी जब तुलना कराएंगे तो वहाँ उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? डिफरेंट होगी, है ना, जिसके कारण ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया उत्पन्न होगी। तब उस अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? क्या? असमानुपातन अपक्रिया यानी रेडॉक्स अपक्रिया। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग अनुपात में दोनों आ रहे हैं, है ना। अगली बात आती है कि दूसरी जो चौथा आपका था पश्च असमानुपातन अपक्रिया, क्या कहा गया? जो असमानुपातन अपक्रिया है उसी का रिवर्स होता है ये, है ना, पश्च असमानुपातन अपक्रिया। इसमें 2 तत्व इधर रहेंगे अभिकारक की तरफ, उधर एक ही एलिमेंट के साथ तुलना करेंगे, है ना, तो दोनों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न आती है। इस केस में ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होता है, और ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया जब होता है तो उसी को कहा जाता है क्या भैया? ये रेडॉक्स अपक्रिया है, और ये कौन सी अपक्रिया है? पश्च असमानुपातन रेडॉक्स अपक्रिया कही जाएगी। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आगे चलिए, आगे देखते हैं, और भी देखते रहिए, है ना, कि क्या होगा। अब आइए, है ना, आयनिक और आणविक समीकरण जो होता है, आणविक और आयनिक समीकरण समझा देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। चलिए चलिए देखते हैं अगला, इसको मिटाएं हम। आणविक और आयनिक अपक्रियाएं, नाम से ही आपका अर्थ निकल रहा है। यानी आणविक अपक्रिया का मतलब होता है ऐसी अपक्रिया जिसमें प्राय अणु हो, अणु पार्टिसिपेट हो, तो आणविक अपक्रिया हो जाएगा। और आयनिक अपक्रिया में क्या होगा? ऐसे अपक्रिया जिसमें प्राय आयन पार्टिसिपेट होते हैं, तो वो आयनिक अपक्रिया मानी जाएगी। बस और कुछ नहीं कहना है इसमें, ना कुछ करना है आपको, ना कुछ सोचना है, ना कुछ लिखना है। आणविक और आयनिक दोनों साथ साथ चलेंगे।
आइए देखते हैं अगला क्या है। लास्ट हेडिंग आपका आणविक और कौन सी अपक्रिया भैया, आणविक और आयनिक अपक्रिया है ना, आणविक और आयनिक अपक्रिया। यानी कि मॉलिक्यूलर और आयनिक है ना रिएक्शन जो होते हैं उसके बारे में देखते हैं। क्या करें भैया, आणविक और आयनिक अपक्रियाएं। तो अपक्रिया जो होती है आणविक यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें प्राय अणु पार्टिसिपेट होते हैं, अणु होते हैं, उसे आणविक अपक्रिया कहते हैं। और ऐसी अपक्रिया जिसमें प्राय क्या आयन होते हैं, आयन पार्टिसिपेट होते हैं या आयन भाग लेते हैं, उसे आयनिक अपक्रिया कहा जाता है। सीधा सीधा बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा है ना। एग्जाम्पल जो होता है वो देखते हैं। अभी एग्जाम्पल में आपने लिया था लेड डाइऑक्साइड ना, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, वो ले लो भैया, क्या दिक्कत है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन थ्योरी आपकी वही होगी, मैं जो बोला हूँ वही होगा बार बार है ना। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस HCl अम्ल में घोल दिए, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस है ना, और प्लस H2O। अब देखिए इसमें क्या है, सब का सब क्या है, एक प्रकार से अणु है ना। अभिकारक में भी अणु है, उत्पाद में भी अणु है, पूरी अपक्रिया में अणु दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी अपक्रिया है, आणविक अपक्रिया है ना। तो ये क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, इसमें सभी क्या है, प्राय अणु हैं। इस अभिक्रिया में है ना अभिकारक और उत्पाद है ना, उत्पाद दोनों में, इस अभिक्रिया में है ना, अभिकारक और उत्पाद दोनों ही आणविक अवस्था या अणु अवस्था में होते हैं, अणु अवस्था में हैं। अणु अवस्था में है ना। अतः इसलिए इस अभिक्रिया को आणविक अपक्रिया कहते हैं बस है ना। यानी इस अपक्रिया में देखिए सबका सब क्या, बैलेंस कर दो, लगा दो नंबर यार, क्या दिक्कत है, 4 लगा दो, यहाँ 4 वहाँ लगा तो 4 हो जाए, क्योंकि क्लोरीन को पहले बैलेंस करो, 2 दूनी 4, तो क्या है ये 4 लगा दो, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन तो हमारा ही है, मैग्नीज अकेले है, हो गया। अब इसी अपक्रिया को अगर हम रिएक्शन के तौर पे मतलब आयन के रूप में अगर लिख दें, किस रूप में भैया, आयन के रूप में अगर लिख दें है ना, तो आयन के रूप में जब लिख देंगे तो क्या होगा, ये अपक्रिया आयनिक बन जाएगी। सीधा सीधा क्या बन जाएगी, आयनिक बन जाएगी है ना। तो आयनिक बनेगी तो कैसे बनेगी, देखते हैं क्या बनेगी सब बनेगी। आइए देखते हैं, यहाँ से क्या लिख रहे हैं हम, Mg लिख रहे हैं, मैग्नीज नहीं लिख रहा है, मैग्नीशियम नहीं, ये हो गया। ये क्या, ठोस अवस्था में, यहाँ ऐसे रहेगा। सबसे पहले हमारा क्या टूटेगा, अणु टूटेगा। देखिए इसको 4 कर दो, प्लस इसको Cl माइनस 4 बार है, चेंज टू, ये भी टूट सकता है, Man प्लस है ना, 2 चार्ज है, और 2 क्लोरीन क्या होगा, माइनस चार्ज, प्लस क्लोरीन अणु है, इसको ऐसे रहने दो, प्लस जल भी हमारा क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, H2O, खत्म बात। देखिए इस अपक्रिया में क्या है, अभिकारक में आयन है, उत्पाद में भी आयन है, आयन पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो इसलिए इस अपक्रिया को आयनिक समीकरण बोलेंगे, यानी आयनिक अपक्रिया कहेंगे है ना। आपको आयन दिख रहा है तो आयनिक समीकरण बोल दो, अणु दिख रहा है तो आणविक समीकरण बोल दो, लेकिन देखना पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए ऊपर वाले में पूरा अणु है, नीचे वाले में आयन भी दिख रहा है ना, तो ये अपक्रिया आयनिक अपक्रिया क्या होगी, इस अपक्रिया में अभिकारक और
उत्पाद में, है ना, अभिकारक और उत्पाद में क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, आयन है ना। तत्व प्रायः आयन अवस्था में है, तत्व प्रायः आयन अवस्था में है, अतः यह आयनिक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया भैया, अतः यह आयनिक अभिक्रिया है। दिख रहा है ना, हाँ, बस और कुछ नहीं करना है। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या है, आयन दिख रहे हैं। देखिए आयन यहाँ दिख रहा है, आप उसी को तोड़ दीजिए, आयन में बदल दीजिए। आणविक अपक्रिया को हम आयनिक अपक्रिया में बदल सकते हैं आराम से, है ना। यानी आणविक अपक्रिया को हम आयनिक अपक्रिया में क्या कर सकते हैं, आराम से चेंज कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपको और भी रिएक्शन देखना है तो और भी रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे अभी पीछे रिएक्शन क्या देखे थे, स्टेनस क्लोराइड या CnCl2 प्लस फेरिक क्लोराइड या FeCl3 चेंज टू स्टेनिक क्लोराइड या CnCl4 और प्लस फेरस क्लोराइड या FeCl2, ये था। इसी को क्या कहेंगे, पहले आणविक अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होगी, आणविक अपक्रिया होगी। कौन सी होगी भैया, आणविक अभिक्रिया, है ना, आणविक अपक्रिया होगी। अगला, अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, आयन के रूप में लिख दूं, देखिए इसकी संयुक्ता इसके ऊपर, यानी ये Cn+2 और प्लस क्या, 2 बार क्लोरीन है तो सिंगल माइनस, प्लस करके या फिर ई प्ले पावर कितना +3 और प्लस क्या है 3 बार क्लोरीन माइनस आयन, ये चेंज टू इधर देख दिए, या Cn पे +4 और प्लस करके 4 बार क्लोरीन है माइनस आयन, प्लस या फिर ई पे +2 और प्लस 2 बार क्लोरीन है तो 2 Cl माइनस। अब इसमें देखिए सब आयन दिख रहा है, सब आयन दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होगी, आयनिक अपक्रिया। क्या होगी भैया, आयनिक अपक्रिया, है ना। कौन सी अपक्रिया होगी, आयनिक अपक्रिया होगी। इतनी बातें समझ में आ रही है। यानी कि हम आणविक अपक्रिया को आयनिक अपक्रिया चेंज कर सकते हैं, यानी आयनिक अपक्रिया में बदल सकते हैं। तो क्या होगा, आणविक अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या हो, अभिकारक और अणु, यानी अभिकारक और उत्पाद प्रायः दोनों अणु अवस्था में हो, है ना, या अणु उसमें भाग लेते हो तो आणविक अपक्रिया हो गई। अगर उसी में क्या है, आयन आ रहा है, यानी अभिकारक और उत्पाद में भी आयन दिख रहा है, वो कौन सी अपक्रिया होगी, आयनिक अपक्रिया होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी लिख सकते हैं। भी देखिए ये क्या है, स्टेनस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड दो बन रहा है, वो क्या है, इस समय आणविक अपक्रिया है ना, आणविक अपक्रिया है। और इसी को क्या कर रहे हैं, हम आयन में तोड़ के लिख रहे हैं, आयन में तोड़ करके एक समीकरण दिखा रहे हैं। तो ये समीकरण क्या होगी, आयनिक समीकरण होगी। ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया मानी जाएगी, आयनिक अपक्रिया मानी जाएगी, है ना। समझ में आ रहा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना। कल बहुत ही मज़ेदार टॉपिक शुरू होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। यानी काफ़ी अच्छी चीज़, यानी कहने का मतलब है कि संतुलित समीकरण शुरू होगा। क्या शुरू होगा भैया, संतुलित समीकरण शुरू होगा, है ना। संतुलित समीकरण जो कि इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4-4 नंबर के करीब, है ना, 3 नंबर के। यानी समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना बताया जाएगा काफ़ी आसान तरीके से, एकदम आसान तरीका कुछ है नहीं उसमें, है ना। एक वीडियो में आपको पूरी तरह से आ जाए, हर कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप संतुलित कर सकते हैं, चाहे वो 11 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे जो हो, खूब अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसी के साथ, है ना, अपनी वाणी को हम समाप्त कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।